अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना और आप देख रहे प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, पीडीएम के हवाले से हमने देखा जो जलसे जुलूस, उनकी पॉलिटिकल कैंपेन से ज़्यादा वो प्रोटेस्ट किस हवाले से, जो इस वक्त करंट हुकूमत है उस हवाले से उनका प्रोटेस्ट है। वो कहते हैं कि इस हुकूमत को जो है हमें घर भेजना है। घर किस लिए भेजना है? इन्फ्लेशन हो गया है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब उनको कबूल नहीं है एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। वो कहते हैं कि उनको घर हमने भेजना है और ये बहुत महंगाई बढ़ती जा रही है। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे, क्या महंगाई या इन्फ्लेशन के मामलात इन 2 सालों में पाकिस्तान में आए सामने? क्या इससे पहले इन्फ्लेशन का मामला नहीं था? क्या रुपी डेप्रिशिएट नहीं होता रहा? क्या हमारे जो ओवरऑल डेट्स के मामलात थे इकोनॉमिक एस्पेक्ट से, क्या वो बेहतर थे? आ जाते हैं पीडीएम के स्टांस के ऊपर। पीडीएम का स्टांस जब पीडीएम फॉर्म नहीं हुई थी और एपीसी में डायलॉग हो रहा था और लगभग 2 साल लगाए इन्होंने अपना एक पॉलिटिकल एलाय फॉर्म करने में। उससे पहले जब कोविड-19 की फर्स्ट वेव आई तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ पूरा मुल्क खड़ा हो गया, खास तौर पे अपोजिशन जमातें और एलीट क्लास। क्योंकि एलीट क्लास जो लोग हैं, जो एक बड़ा तबका है, उनके पास तो पैसे की वाकई कोई कमी नहीं है, तो उनको कोई खौफ नहीं था कि वो 1 महीना 2 महीना या फिर 6 महीने किस तरीके से खाना खाएंगे। यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है उस तबके के लिए जो कि डेली वेजेस के ऊपर तबका होता है, यानी कि लेबर और मजदूर तबका। वो परेशान हाल, बहुत सारे ऐसे लोग, साहिब इस्तात लोग जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पसंद करते, वो भी सामने प्रॉब्लम्स में आए। वज़ीर आज़म साहब डटे रहे, उनकी काबीना के लोग भी जो है ऑन एंड ऑफ उनसे मुशावरत करते रहे और उनको कुछ ना कुछ सॉफ्ट कॉर्नर जो है उनका ऑपोजिशन जमातों की तरफ लेके आने की उन्होंने कोशिश की। लेकिन उसके बावजूद भी वज़ीर आज़म साहब अपने ही स्टांस पर अड़े रहे और खड़े रहे। लेकिन अब हम देख रहे हैं जो पहले बात ऑपोजिशन कर रही थी वो अब बिल्कुल ऑपोजिशन नहीं करी। अब वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि लॉकडाउन लगाएं, लेकिन वो कहते हैं नहीं, हमने तो रैलीज करनी है, अपने जलसे जुलूस करने हैं। क्या ये खुला तजाद नहीं है? क्या ये हिपोक्रेसी नहीं है? क्या इससे वाज़े नहीं हो जाता कि अपोजिशन जमातें कंप्लीटली अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए इस मुल्क में खड़ी हैं? क्या किसी अवाम के हवाले से या अवामी मसाइल के ऊपर उन्होंने बात की, या फिर वो अपने ही मसाइल के ऊपर बात करते चले आए? एनालिस्ट से भी इसके ऊपर बात करेंगे, बिजनेस जो एनालिस्ट हैं उनसे भी हम जानेंगे कि पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो बेहतरी की तरफ जा रहे थे, इस तमाम तर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और क्राइसिस में वो किस तरीके से जो है इसमें अफेक्ट हो रहे हैं। साथ ही साथ हम पॉलिटिकल पार्टीज का भी इसके ऊपर स्टांस लेंगे, हुकूमत वक्त का यानी सरकार का, और साथ ही साथ अपोजिशन जमात का भी स्टांस लेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आरिफ जीवा साहब, सनतकार हैं और बिजनेस एनालिस्ट। हमारे साथ मौजूद हैं गौहर खटक साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं उबैद शाह साहब, तज्जियाकार हैं। आप सबको प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं। आरिफ जीवा साहब, सबसे पहले मैं बात करूंगी पीडीएम के इस दोगले स्टांस के ऊपर। पहले कोविड-19 की फर्स्ट वेव और उस वक्त कोई भी प्रिपेयर नहीं था कि क्या करना है और क्या नहीं करना। उस वक्त वज़ीर आज़म साहब के खिलाफ खड़े रहे, और अब जब पार्शियल लॉकडाउन और स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया, वो कह रहे हैं हम जलसे तो करते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी अच्छी बात की आपने। देखें, जहाँ तक इनकी जो बात है ये तो खुला तजाद है, इसको तो मैं कहूँगा ये बिल्कुल खुला तजाद है। और जो चीज़ सबसे पहले अगर आप देखें तो सेहत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। अगर हमें अपने लोगों की अगर हिफाजत करनी है, उनकी जान का, उनके माल का, तो सबसे पहले ये था कि नहीं जी, इस चीज़ को कम से कम अपोजिशन को इस बात को मानना चाहिए था कि जी इस वक्त की जो कोविड की सिचुएशन है और ऑल ओवर द वर्ल्ड है, ये कोई किसी की बनाई हुई कोई क्रिएट या मिसाल है, कोई आर्जी, कोई रूमर टाइप की चीज़ तो नहीं है ना, ये तो एक ट्रू है, हकीकत है। इसके ऊपर कम से कम अपोजिशन को बिल्कुल साथ चलना चाहिए, पब्लिकली सोचना चाहिए कि नहीं, इस वक्त कोविड की जो तादाद, जो परसेंटेज जो बढ़ रही है, उसके थोड़ा सा पोस्टपोन कर देते। सियासत है, फिर है वो बार बार अपोजिशन की तरफ से यही स्टेटमेंट आ रहा है, हुकूमत का जाना ज्यादा जरूरी है, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि लोग मर जाएं और वो बेहतर है, लेकिन हुकूमत जो है वो हुकूमत ना। देखिए, अपनी ख्वाहिश, ये ख्वाहिशात हैं, ये तो अपनी जाती ख्वाहिश है ना, कि अगर मिसाल के तौर पे अगर वो आए करेंगे नहीं, जब इनको चले जाए हमें बैठा दें। अच्छा साहब, कब तक बैठाएं? चलिए आप बैठ जाइए, एक मिसाल दे रहा हूँ, मैं कोई इतराज़ नहीं, हम तो आपको पता है बिजनेसमैन है, हमें तो किसी से वो नहीं है कि कौन आए कौन ना आए, लेकिन बात ये आखिर कब तक। सवाल यह है कि अगर एक बंदा आया है, अपने इलेक्शन लड़ के आया है, तो उसको उसका पूरा टाइम मिलना चाहिए, वो अपना टाइम पूरा करे, अपनी कारकर्दगी दिखाए। अगर वो नहीं दिखाता कोई कारकर्दगी, तो फिर आवाम छोड़ेगी? मुझे बताइए, वो खुद उसको एग्जिट कर देगी कि ठीक है, नहीं जी आपने डिलीवर नहीं किया, आप घर जाइए, हम किसी और को लेकर आ जाएंगे।
تو اتنی جلدی مچانے کی میرے خیال سے چیز ٹھیک نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کیا ڈائیلاگ کی طرف جائے گی پی ڈی ایم کے ساتھ, کیونکہ اپیرنٹلی پی ڈی ایم اس وقت جو کام کر رہی ہے وہ ایک طریقے سے لوگوں کو مارنے والا کام ہے, یہ دوگلا پن ہے سامنے. یا تو لوگ وہاں پہ آ کر کووڈ پھیلتا جائے, مرتے جائیں, کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن دوسری جانب وہ کہہ رہے ہیں اکانومک پرسپیکٹو سے کرنچ کر دیں, ملک کو ختم کر دیں, لاک ڈاؤن پورا لگا دیں. یا پھر دوسرا یہ معاملہ ہے کہ اگر پارشل لاک ڈاؤن لگاتے ہیں تو ریلیز بھی ہوں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو شکریہ کہ آپ نے بلایا. اور پی ٹی ایم کا مسئلہ شروع سے یہ رہا ہے کہ وہ پاکستان سے مخلص نہیں ہے, نہ پاکستانی عوام سے مخلص ہے. اب آپ کو میں بتا دوں کہ پیپلز پارٹی جو سندھ میں حکومت کر رہی ہے اور بہت بڑی پارٹی اپنے آپ کو کہتی ہے, ان کے گھر میں جب ایک فنکشن ہو رہا ہے تو وہ سب کو کہتے ہیں کہ ہاتھ میں آپ کرونا کا ٹیسٹ لے کر آئیں گے. جس کے پاس کرونا کا ٹیسٹ نہیں ہوگا وہ فنکشن میں نہیں آئے گا. 2 دن پہلے کی یہ بات ہے, اور 2 دن کے بعد وہ بضد ہے کہ ہم نے ملتان میں 10,000 لوگوں کا جلسہ کرنا ہے. ان کے پاس زیادہ تعداد نہیں ہے. ملتان کے جلسے کے لیے بھی انہوں نے کراچی سے اور سندھ سے لوگ بلائے ہوئے ہیں, ان کے پاس لوگ نہیں ہیں وہاں پنجاب میں. ہم نے جلسہ کرنا ہے. اچھا, ان سب کے پیچھے ایک ہی وہ ہے مقصد کہ ہمیں NRO دے دو, ہمارے پاپا کو چھوڑ دو, انہوں نے جو کرپشن کیے ان کو چھوڑ دو, آپ لوگ حکومت کریں, ہم بیٹھ جائیں گے. عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی پہلے دن سے یہ کہہ رہی کہ NRO کسی صورت ان کو ہم نہیں دیں گے. جو مرضی آئے کرے, جتنا مرضی آئے باغا دوڑی کرے, جلسے کرے, جتنا نقصان حکومت وہ پاکستان کو دے سکتے دے, NRO ان کو کسی صورت نہیں ملے گا. اب NRO جب ان کو نہیں ملے گا, میں آپ کے توسط سے پورے پاکستان سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آج جو 11 تنظیمیں 11 پارٹیاں ملتان میں سرکس کر رہی ہے, کیا یہ سارے ایک پیج پہ ہے؟ کیا ان کے مفادات ایک ہے؟ یہ پاکستان سے مخلص ہے؟ نہیں, یہ ان کے سب کے اپنے اپنے مفادات ہیں, لیکن صرف پاکستان کو نقصان دینے کے لیے اور عمران خان کے خلاف سر پہ کٹے ہوئے, باقی ان کے مفادات نہیں ہے. گلگت بلتستان میں سب نے دیکھ لیا ان کا حشر کیا ہوا, 11 پارٹیوں کا حشر کیا ہوا. اور انشاءاللہ کیا ڈائیلاگ کریں گے آپ پی ڈی ایم سے؟ ڈائیلاگ ہم اس صورت میں کریں گے کہ NRO اس میں نہیں ہوگا, کرپشن پہ کوئی بات نہیں ہوگی. اچھا, اور ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی ڈائیلاگ ہے نہیں کرپشن کو بچانے کے لیے. عبید شاہ صاحب, میں اپوزیشن کی ہپوکریسی کے اوپر بات کروں گی. جو آپ دیکھ رہے ہیں, ہم سب دیکھ رہے ہیں, اپنے پرسنل ایونٹس میں وہ کہتے ہیں کووڈ-19 کی رپورٹس لازمی ہیں. دوسری جانب مریم بی بی جو ہیں, اپنی پیٹرنل جو ان کی مدر ہیں, ان کے حوالے سے ان کی کوئی ایسوسیشن نہیں رہی اپنے ایونٹ میں. اس کے بعد کوئی ان سے تعزیت کے لیے آیا, اور وہ بھی کسی ریلیجس اسکالر کی بیٹی, تو ان سے بھی نہیں ملی. تو مطلب یہ کیا سٹینڈرڈز ہیں, یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے, کنفیوژن کیا ہے؟ آپ دیکھیں, میں بسم اللہ الرحمن الرحیم, شکریہ علینا. آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے اتنا مریم بی بی کی آپ اگر مینٹیلٹی کو دیکھیں گے, ایویلیویٹ کریں گے, تو آپ کو یقیناً بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوگی اور بڑا افسوس ہوگا. وہ کہتی ہیں, آج ان کا تقریر کا آدھا حصہ یہی تھا کہ جی مجھے گورنمنٹ اتنی نااہل ہے, اتنی گورنمنٹ گھٹیا ہے کہ اس نے مجھے میری والدہ کے انتقال کی خبر نہیں دی. اس پہ آپ بتا دیں گے لائیو سیشنز جب وہ کر رہے ہیں تو نیوز اپڈیٹ کیا وہ خود نہیں دیکھ سکتے؟ باہر بات ہے, لوگوں کو کیا بے وقوف سمجھتے ہیں, لوگوں کو کیا پاگل سمجھتے ہیں. آپ کی نانی کا انتقال جو ہے, حکومت نے کال کر کے بتا, دادی کا انتقال جو ہے وہ آپ صبح 7 بجے ہوا ہے لندن میں, دن کے 12 یہاں بج رہے تھے. تو عبید صاحب, کیا حکومت نے بتانا تھا آپ کی دادی کا انتقال؟ وہ میاں صاحب نے 10 منٹ 5 منٹ بعد ہی بتا دینا تھا, فون کر کے کہ بیٹی یہ ہو گیا. اور وہ گھر سے 2:30 بجے نکلی ہیں جلسے کے لیے. ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی, ڈائجسٹ نہیں کر پا رہی کہ میں کیسے اپنا فیس دھوں کہ میری مر گئی تھی دادی اور میں جلسہ کرنے جا رہی تھی, سیاست کرنے جا رہی تھی. تو وہ بہانے گھڑ رہی ہے کہ مجھے بتایا نہیں گیا 2.5 گھنٹے تک, حکومت نے نہیں بتایا. یہ سمجھتے ہیں سب پاگل ہے اس ملک میں. ان کی لنڈن تو کیا پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں تھی, اتنی لمبی لسٹ نکل آئی جائیدادوں کی. صاحب نے اپنی والدہ صاحبہ کو اللہ جو ہے ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا, وہ دوا لینے گئے تھے. لیکن وہ اپنی والدہ کو بھیج دیا انہوں نے, خود وہ دوا لینے گئے تھے. یہ کہہ رہی ہے محترمہ اتنے میرے والد مسکین ہیں کہ وہ اپنی والدہ کی تدفین کے لیے نہیں آ سکے. تو وہ تو دوا لینے گئے تھے, وہاں سے خطابات کر رہے ہیں لمبے لمبے. ان کو کس نے منع کیا نہیں ہے؟ کس نے, کیا ایگزائل میں, سیلف ایگزائل ہے کیا؟ یہ سمجھتے ہیں اس ملک میں سب پاگل ہیں, ٹھیک ہے نا, سب بے وقوفوں کا اجتماع ہے یہاں. وہ اس نے کہا تھا حبیب جالب نے کہ 10 کروڑ یہ گدھے کیا بنیں گے حکمران. وہ کہا تھا نا 10 کروڑ تراتی پاکستانی ہوگی, سارے گدھے تھے. آج یہ 20 کروڑ سارے گدھے.
सब पागल हैं, इनके पीछे पीछे चले, ये जो दिल चाहे बोलते रहे, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई पकड़ने वाला नहीं है, कोई जज नहीं करता। एक ही सवाल का जवाब अगर देने आ जाए ना, ये दुनिया भर की बातें करती है, छोड़े उसको। इनकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं थी, इनकी इतनी लंबी लिस्ट कैसे निकल आई है, कंपनियों में शेयर निकल आए हैं, पत्नी 85 एकड़ जमीन कौन कौन से खसरा नंबर की वहां निकल आई, क्या क्या निकल आया, करोड़ों रुपए निकल आए इनके पास। एक और एलिगेशन जो कि जिस पर हम बात करते हैं, ऑपोजिशन जमातें कहती हैं कि बदतमीजी का ट्रेंड जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आया है और इसीलिए पॉलिटिकल जमातें जो है बदतमीजी की तरफ जाती हैं। लेकिन अगर बदतमीजी की हम बात करते हैं तो क्या ये बदतमीजी ऑब्वियसली एक रिएक्शन है, एक साइकोलॉजिकल रिएक्शन है, क्या आपको लगता है ये करप्शन किसी रिप्रेजेंटेटिव की देखने के बाद ही लोगों में ये आया होगा, ये एक एक्सप्रेशन जाहिर करने का? वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की बात करें, उनके तो जो असास है उसमें तो 2 करोड़ की कमी हुई है, क्या फिर वही जबान इस्तेमाल करना इक्विवेलेंट होगी उनके लिए भी? इस वक्त ही इज द हेड ऑफ द स्टेट, क्या तरीका है बात करने का लोगों का? देखे ना इमरान खान साहब कहाँ जाके छुपेंगे, कोई जाए पना है? आप मुझे बताएं, स्टील मिल से 4,500 आदमी 1 मिनट में निकाल दिए उन्होंने, वो उनकी तकरीरें मौजूद हैं कि हम स्टील मिल के लोगों के साथ खड़े होंगे। अगेन इस पे आप उबैद इस पे जरा मजीद इलाबोरेट करें, घोस्ट एम्प्लॉयज, इसके अलावा ऐसे एम्प्लॉयज जो कि एक नेशनल एक्सचेकर के ऊपर लोड है और वो अप्रोप्रिएट नहीं है, तो उनको निकालना क्या दुरुस्त नहीं है? ठीक होगा, पहले क्यों कहते थे? अच्छा। पहले आके कहते थे हम तो आपके साथ खड़े होंगे, हमारी हुकूमत आएगी तो हम आपकी दादरसी करेंगे, ठीक है, घरों पे चूल्हे नहीं बुझने देंगे। अब ये दूसरे मामले के ऊपर हम आ जाते हैं ना, टेक्निकली आप कह रहे हैं कि उन्होंने गलत बात जाए पना कोई इमरान खान साहब के पास भी नहीं। मैं 2 करोड़ के असासों पे नहीं जाता, वो 2 करोड़ के असासे आप थोड़ा और पीछे चले जाएं, पहले वो 12 करोड़ के थे, 1 साल में वो 1.5 अरब के हो गए थे। तो ये भी तो आप कभी पूछे जाके ये क्या हुआ था, 148 करोड़ डिक्लेयर किए थे। अच्छा चलिए, इस पे सर आप कुछ बताएंगे, कुछ ये उबैद साहब जो बता रहे हैं या असासे डिक्लेयर करना, या लेकिन मनी ट्रेल क्या ये उनकी क्लियर नहीं है? इस पर जानेंगे क्योंकि इस पे तो तमाम तर जो है जितनी भी डेवलपमेंट्स आई वो सामने आई थी आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे ओवरऑल जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है हमारे मुल्क में। उबैद शाह साहब कह रहे हैं कि जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के एहसासों में कमी हुई है, इसी तरह जो है वो इंक्रीज भी हुए थे। जी, इस पर क्या रिबाटल देंगे आपसे? सबसे पहले तो मैं उबैद साहब के सवाल पे आता हूँ कि वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के एहसासों में कोई फ़र्क आ रहा है। पहले उन्होंने एक डिक्लेयर किए, फिर दूसरे डिक्लेयर किए। तो मैं उबैद साहब को बताना चाह रहा हूँ कि इमरान खान का केस सुप्रीम कोर्ट में लगा था और यही तमाम अपोजिशन ने लगाया था कि जी इमरान खान के एहसास चेक किए जाए और उनसे ऑडिट लिया जाए कि पैसे कहाँ से आए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान वाहिद लीडर है पाकिस्तान में जिनको सुप्रीम कोर्ट ने सादिक और अमीन कहकर क्लियर कर दिया कि बिल्कुल आपके पास सब कुछ ओके है। और उनके पास सिस्टम था कि लंदन से जो ब्लेड भेजा उससे बनी काला खरीदा, हॉस्पिटल के जो पैसे आए वो अलहदा अकाउंटों में उनका अलहदा ऑडिट होता है। उबैद भाई ने स्टील मिल की बात की। अच्छा, स्टील मिल को जी तबाह किया है पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अपने अपने 5 साल दौर में। पीपल्स पार्टी ने अपने 5 साल दौर में अपने जियालों को भर्ती किया, बेइंतहा भर्ती की। स्टील मिल में गुंजाइश थी 4,000 लोगों की काम करने की कैपेसिटी। ये वो स्टील मिल था जो अरबों रुपए सालाना कमा के देता था, PIA भी कमा के देता, रेलवे भी कमा के देता। इन लोगों ने अपने जियालों को भर्ती किया कि ये दोबारा में वोट देंगे, पाकिस्तान चले ना चले हमने चलना है। हाँ, शॉर्ट टर्म अपने लिए सोचते नहीं, तो हमेशा अपने लिए सोचते। इस बात की क्या गारंटी कि अभी जो जाले निकलेंगे और बाद में फिर ऐसा ना हो कि वो टाइगर्स आ जाए? मैं इस पे आता हूँ, मैं इस पे आ जाता हूँ सर। मैं निकालने के बाद फिर ऐसा ना हो टाइगर्स आ जाए। इसमें जीवा साहब, आरिफ जीवा साहब, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे देता हूँ। जो इनके दावे थे जहाँ पे ये एम्प्लॉयमेंट की बात करते थे, एक्चुअली इन्होंने उसको जस्टिफाई करने के लिए भी कोई बोगस एम्प्लॉयज को भी सामने नहीं लेकर। मैं जवाब दे देता हूँ इसका, मैं जवाब दे देता हूँ जी। स्टील मिल से जो लोग निकाले जा रहे हैं, एक तो उनको उनकी जो पे बनती है उनसे ज्यादा उनको दिया जा रहा है। मेरे पास उनके वो नहीं है, पूरा रिकॉर्ड नहीं है कि उससे ज्यादा मिल रहा है। हाँ, उनसे तो कोई 25-30% एक्स्ट्रा उनको बोनस मिल रहा है, बन रहा है उनसे एक्स्ट्रा बन रहा है। कम से कम असद उमर साहब की गोल्डन हैंडशेक कम से कम वाले को 23 लाख रुपए मिल रहे हैं। अब एक आदमी स्टील मिल में बैठा है, बेकार तनख्वाह ले रहा है, उसको अगर हम 23 लाख 30 लाख रुपए दे देते हैं, वो अपना कारोबार करता है तो खुद भी सेटल हो जाएगा, उसके साथ 2 मुलाजिम भी सेटल हो जाएंगे, 2 मुलाजिम रखेगा। स्टील मिल के लोगों को जो हम फारिग कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि वो स्टील मिल को कोई भी नहीं चला सकता है जब तक 15,000 लोगों का बदल होगा। 75 करोड़ रुपए माहाना सैलरी जाती है इनकी।
घर बैठे बैठे। अभी नेशनल एक्सचेकर 75 करोड़ रुपए, हाँ 75 करोड़ रुपए इनको सालाना उससे जा रही है। अच्छा उस पर मैं आ जाता हूँ कि इन्होंने कहा कि टाइगर नहीं भर्ती होंगे। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि इससे पहले जितनी भी हुकूमतें वफाक में और सूबों में आती रही है, उन्होंने अपने बंदे भर्ती किए, MNS का कोटा होता था, MPS का कोटा होता था, मिनिस्टर। मैं आपकी तवज्जो से चैलेंज करता हूँ कि आप कहीं पर भी PTI का कोटा साबित करें कि एक मिनिस्टर ने एक बंदा भर्ती किया हो, एक MNA ने एक 4 स्केल का मुलाजिम भर्ती किया हो, या इमरान खान के कहने पे कई हमारे PTI के लोगों को नौकरी मिला है। PTU में भर्तियां नहीं करवा सकते, ये तो मैं आपको बता सकती हूँ, कहीं पर भी नहीं होता है। बहुत अच्छी बात है, मैं यही कह रहा हूँ कि अगर ये पुरानी रवायत को ना बरकरार रखें। मेरा कहने का मकसद ये है कि जिस तरह पिछली सियासी या जो भर्तियां होती रही, कम से कम वो आपके इसमें नहीं होना चाहिए। नहीं, हमारे दौर में नहीं होगा। आप लोग ये एलिगेशंस जो लगाते हैं कि जो नौकरियां देने की बात करते थे उन्होंने नौकरियों से निकाल दिया, ये कैटेगोरिकली बोलना बहुत आसान है, लेकिन इसकी अगर हम रियल इसकी मीन्स में जाके इसको देखें, इस पर कोशिश करें कि ये मामला है क्या, तो बहुत एक टिपिकल मामला है जो कि नेशनल एक्सचेकर के लिए एक बोझ है। फिर उसके बारे में आप लोग का क्या कहना है? देखिए मैं इसका जवाब देता हूँ। आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये वाकई किसी भी इदारे में अगर और एक्सिस अगर आप अगर इसमें भर्तियां कर दें तो वो इदारा बैठ जाएगा, कोई भी पाकिस्तान स्टील हो, PIO, XYZ। लेकिन आपने जो वादे किए थे जो नौकरियों के, कि जी इतने कितने करोड़ के बाद किए, तो 2 साल काफी है जीवा साहब। नहीं 2 साल नहीं है, लेकिन ऐसे राहें खोली जाती हैं। आप जब बिजनेस करते हैं, कोई स्टार्टअप होता है, उसमें कितना वक्त लगता है? मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसमें ये है कि आप ये बात को समझेंगे, फर्ज कीजिए इंडस्ट्रीज को आप बढ़ावा दीजिए, ज़राअत को आप बढ़ावा दीजिए, आप बुनियादी चीजों को जो है ना बढ़ावा। तो देखिए हम इंडस्ट्री तो स्टेट था ना हमारा हमेशा आज क्या हाल है, एग्रीकल्चर का क्या हाल है आज क्या हाल है, इसका जवाब इनका ये सवाल भी इनसे होगा। नहीं आप समझे नहीं, देखिए जो हुकूमत में है, जो इस वक्त कमांड में होगा, उसी से सवाल होगा ना। चलाना तो उन्होंने, पॉलिसीज किसने सेट करनी है, इन्होंने करनी है पॉलिसीज, इन्होंने दुरुस्ती की तरफ जाना है। लेकिन जो एग्रीकल्चर, आप हमारी पॉलिसी से मुतमईन नहीं है रियल मीन्स में, तो क्या उसका सवाल कहाँ? देखिए वो अगर वो सारों को अगर हम इतना अगर पवित्र अगर मान लेते तो फिर इनका आने की जरूरत क्या थी? इनको लाया क्यों गया? इसीलिए तो लाया गया कि जनाब वो चीजें नहीं सेट हुई, आप आके सेट कीजिए। नहीं देखिए नॉट इशू, असल में देखिए एक उम्मीद की किरण होती है। अरे ना इब्तदा तो करें ना, एक चीज इब्तदा माहौल ठीक है, अपोजिशन साथ नहीं दे रही, देखिए कोई भी नहीं देगा। हमारे मुल्क की सियासत हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है वो यही है। हमने वक्त दिया, हमें कोई इतराज नहीं है, आप रहे जनाब 5 साल पूरे कीजिए। हमने कब कहा कि आप उतरे हैं? हमने कोई एहतजाज किया? कोई बिजनेसमैन ने एहतजाज किया कि साहब हमें इमरान खान नहीं पसंद? नहीं, हमने तो नहीं कहा, जो भी आ जाए रहे अपना। हम तो बिजनेस कम्युनिटी, अगर आप खान साहब अगर हमारे साथ चलते, बिजनेस कम्युनिटी को लेके चलते, इंडस्ट्रीज को आप प्रमोट करते, ठीक है आज फैसलाबाद टेक्सटाइल वगैरह एक आध सेक्टर हमारा बेहतर हुआ, पिछले जो इतना बड़ा जो गैप आया कोरोना का उसको कवर करने के लिए। लेकिन बाकी सेक्टर का है, अगर हम एग्रीकल्चर है, सुने एक सेकंड, अगर हम एग्रीकल्चर है, ठीक है, आप भी बताइए कि हमारे पास तो उस अजनास को स्टोर करने के लिए कोल्ड स्टोरेज कितने, सरकार कौन करेगा, कौन बना के देगा? देखिए सिंध गवर्नमेंट 70 साल का सारा मसला हमने 2 साल में हल कर दिया। मैं उसका सुने मेरा बताऊं, अगर ये सिंध की बात है तो सिंध की गवर्नमेंट, पंजाब है तो पंजाब की गवर्नमेंट। आप मुझे बताएं 2 साल में 1 बन सकता, चले 20 नहीं बन सकते थे, 1 बन सकता था, पंजाब में बन सकता था, वही कर लेते, खैबर पख्तूनख्वा में बन सकता था, एक बना देते, एक कोल्ड स्टोरेज बना देते, आप अजनास आपकी स्टोर रह सके। आपके गंदमों का हाल देखा आपने सिंध में क्या है? मुझे नहीं पता पंजाब में क्या हाल है, मुझे नहीं पता क्या। देखें वो हम सिंध से कर लेता हूँ। अच्छा आप पंजाब का बता दें। पंजाब में सड़ी है गंदम, पंजाब में गंदम सड़ी है। सुने पंजाब में नहीं मैं आपको बात क्यों नहीं मिल रही है? गवर्नमेंट के रेट पे मिल रही है। देखिए पंजाब भी मेरा है भाई, पंजाब भी मेरा है, सरहद भी मेरा है, पूरा मुल्क मेरा है। अगर ये पंजाब में भी बन गया है, मैं खुश हूँ इस बात पे कि चले जी इब्तिदा तो हुई, आज पंजाब में बना है, कल मेरे भी बन जाएगा। लेकिन बात यह है कि ये आप सीरियस ले लें, सीरियसनेस पे दिखाइए, सीरियस आ जाइए। हर सेक्टर में आपके पास माशाल्लाह आपको लाइव स्टॉक, ठीक है। तो वो तो जब खान साहब ने बात की तो ये कहते हैं कट्टे मुर्गियां। देखें अब वो तो तनकीद बराए तनकीद, अगर वो मजाक के मूड में ले लें, अगर आप अगर मिसाल पॉजिटिव बात अलग है। मैं आपको बताऊं कैटल इंडस्ट्रीज आपकी जो आप बहुत बड़ा बूस्ट है, बहुत बड़ा बिजनेस है आपका। अगर आप इसको प्रमोट करें, अगर आप अपने इसके ऊपर इस इंडस्ट्री पे तवज्जो दें, बहुत आगे जा सकते हैं। आप ये देखिए फिशरीज वगैरह का हमारा क्या हाल है। कभी आइए ना, चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। आप दोबारा कभी जिंदगी में कदम नहीं रखेंगी, आप कहेंगे ये इस हाल में, और आप हमारी जिम्मेदारी है। नहीं सिंध गवर्नमेंट की है, नहीं सर हमारी वो सारा पीटीआई में करना है, 2 साल में करना है, पाकिस्तान को इंग्लैंड बनाना है। हमने 2 साल बात बता रहा हूँ, आप प्रेशर डाल के सिंध गवर्नमेंट को प्रेशर तो डालिए। 18वीं तरमीम का अजाब हम पर क्यों डाला गया भाई? आम आदमी को
18वीं तरमीम से क्या लेना देना है? 18 अमेंडमेंट के ऊपर तो हम भुगत रहे हैं ना, आप तो गुडा गुडी खेल रहे हैं जी, उसका हकूक है, इसके हकूक है। मुझे यहाँ पे मैं दोबारा आऊंगी ऑपोजिशन के स्टांस के ऊपर। कोविड-19 सेकेंड वेव, वैक्सीन भी तैयार हो गई है। अनफॉर्चुनेटली ये तमाम तर जो एक रिसेशन सामने आया, लोग इकोनॉमिकली क्रंच हुए, ये एक आलमी साजिश थी अपेरेंटली, और जो अचीव हो गया, जो इनका एक एजेंडा था, वैक्सीन बनानी है, जाहिर है एक वबा बनाओ, और वबा जब आ गई उसके बाद उसकी जो है किस तरीके से इलाज करना है वो भी आ गया। अब वो सक्सेसफुल तो हो गए, जो इंटरनेशनल एजेंडा था। अब वो एक अलग वो जब पाकिस्तान में वैक्सीन आएगी और जब तमाम तर सिस्टम होगा, तब तक पीडीएम के क्या इसी दोगलेपन के साथ चलते रहेंगे? आपको लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है डायलॉग की तरफ जाएगी या ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, तो हुकूमत जो होती है उसका कोई काम ही नहीं है कि वो इतना खप डाले, इतना शोर शराबा करे। अच्छा, जलसे में गाँव में जाके पानी छोड़ दे और वहाँ कंटेनर लगा दे और वहाँ पुलिस खड़ी हुई है और डंडे मार। नहीं, वो तो कह रहे हैं कोविड-19 की वजह से कह रहे हैं। नहीं जी, देखिए पहली बात उबैद भाई नहीं जी, एक मिनट जी, मैं बता देता हूँ। आज तक अपोजिशन के किस जल से में पानी डाला गया है? कहाँ पर पुलिस खड़ी की गई है? कौन से जल से इनके रोके गए? यही चल रहा है, एसओपीज की बात हो रही है। कौन सा किस जल से में डाला गया है? कोई एक जलसा बता देना। ठीक है, तो यही तो ये जलसा था। 11 जमातें मिलके, सर बात सुने उबैद साहब, मेरी बात सुने। 11 जमातें मिलके अगर 500 लोग, अपने कारकुन, आम लोग नहीं, 5,500 लोग खड़े करते थे, 1000 गाड़ियां खड़ी करते थे, उसको जलसे का नाम देते। वो जलसा नहीं, जलसी है। उससे तो हम एक स्टेटमेंट में शॉर्ट ब्रेक में कंटिन्यू फ्रॉम हियर। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल उबैद शाह साहब बात कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसे जुलूस को रोकने की कोशिश की, और यही स्टांस पीडीएम की तरफ से भी आता है कि हुकूमत हमें रोक रही है, सरकार जो है हमें जो है रैलीज नहीं करने दे रही। लेकिन इस पर जो रिबटल आता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो ये आता है कि जो भी एसओपीज की खिलाफ वर्जी करेगा उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। उबैद शाह साहब, ब्रीफ कर दीजिए। जी, मैं मुख्तसरन ये कह रहा था, अलवीना भाई बीच में बुरे भी मान गए, पानी कहाँ छोड़ा। पानी छोड़ना एक एग्जाम्पल थी कि फायर ब्रिगेड भी इस्तेमाल की जाती है, पानी भी छोड़ा जाता है, आंसू गैस भी फायर की जाती है कि भाई मुंतशिर किया जाए। मतलब ये है कि आप क्यों किसी को, आप खुद धरना देते थे तो आपके तरह हमें रोकना नहीं। कोरोना आप खुद, ये तो एक अलग बहस है ना। कोरोना के जल से तो आप भी कर रहे हैं ना, मैं ये नहीं कह रहा। मेरा कहने का मकसद है कि फ्री हैंड क्यों नहीं दे देते आप उनको? दिया हुआ है, फ्री हैंड तो दिया हुआ है, फ्री हैंड तो दिया हुआ है। करना चाहते हैं वो करने दे, अवेयरनेस पैदा करें लोगों में। उनका खुद का कौन सा मुंह है अपोजिशन का? मैं अपोजिशन को जरा सा भी वेट नहीं देता। मुझे कोई इनमें से किसी के भी जलसे में कोई चार्म नजर ही नहीं आता, कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नजर ही नहीं आती। इनमें से किसी का कोई पर्सनल एजेंडे के अलावा एजेंडा ही नहीं है। लेकिन हुकूमत जो है ना बौखला जाती है, इतना शोर डालती है, इतना खप डालती है, इतना आसमान सर पे खड़ा कर लेते हैं। अच्छा, क्यों भाई कैसे इतना कुछ करते हैं? जलसा का को ताले लगा देते हैं, कंटेनरों से रास्ते सील कर देते हैं। ये कब हुआ? ये मैं देखा तो मैं क्या कह नहीं, परसों की बात। मैं यही उन्होंने जलसा का पे कब्जा कर लिया, फिर डंडे मार के निकाला गया। जवाब देता हूं। पहले मेरा सवाल मुकम्मल हो जाने दे। मेरा सवाल आपसे टेक्निकली यही था कि कब किया, मींस के ये कल की, ये आप जो मुल्तान के जलसे की बात करें या आप तमाम का प्रीवियसली बात करें? सेकंड वेव में पेशावर में भी यही हो रहा था। पेशावर में कहाँ हुआ? यही जलसे में यही तमाशा हो रहा था। हम नहीं करने देंगे, वो करते हम करेंगे। और ये जो कराची में हुआ, गुजरावाला में हुआ, ये सारे जलसे ऐसे ही हो गए। देखें, कराची में तो सिंध गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की थी, वो होस्ट थी। मैं आपको कह रहा हूँ, गुजरावाला में भी तो हुआ ना, क्या वहां पे भी पीटीआई ने बैरियर लगाया? कोई वहाँ भी मुदाखलत तो की थी, लेकिन अब ज्यादा कर रहे हैं। कोयटा में भी मुदाखलत की थी। नहीं जी, आप मेरी यार सुने, वो सब आ रही थी। आप आंखें बंद कर लें तो मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं, मुल्तान में ज्यादा वो हुआ, आप ये कह सकते हैं। मैं जवाब दे देता हूँ। इमरान खान साहब जो है वो एक बुनियादी तौर पर अपने किसी भी महाज पर कामयाब नहीं हो सके। ना मैं उनको कोई कामयाब हुक्मरान समझ सकता हूँ, ना कोई और XYZ आम आदमी समझ सकता है। वो सवाल आपसे भी दोहराऊंगी, 2 साल काफी होंगे पैरामीटर्स के? नहीं, 2 साल में पहली ईडी रख दें, 2 साल में पहली ईडी रख देना। हम तो सवाल ये करते हैं कुछ शुरुआत करी होती। ज्वाइन किया है उबैद, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या कहते हैं ऑपोजिशन जमातों के हवाले से। मिर्जा इख्तियार बेग साहब, क्या कहेंगे आप कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपेरेंटली इस वक्त जो है स्टांस उसकी तरफ से क्या है पीडीएम का, और मजीद क्या कोई प्लान है मजीद जलसों का? यह है कि आज के जलसे में पीपल्स पार्टी
ایک کیونکہ فاؤنڈیشن ڈے کی بھی سیلیبریشن تھی تو ہمارے لیے بہت بڑا اسٹیک تھا کہ ہو اور کامیاب ہو، اور ایک لٹمس ٹیسٹ تھا کیونکہ دو اپوزٹ ویوز سامنے آ گئے تھے. حکومت نے کہا تھا کہ ہم نے کرنے نہیں دینا اور ہم نے کرنا ہے. اب یہ ٹھیک ہے، کال بیک کرتے ہیں، کال میں پرابلم ہو گئی. عبید مکمل کر لیجئے. تو میری عرض یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ یہ باتیں جو کل وہ اپوزیشن میں تھے، جو فیورز وہ اپنے لیے مانگتے تھے، جس کو وہ بنیادی رائٹ کہتے ہیں، آج دیکھیں آپ نعیم بخاری کو انہوں نے چیئرمین لگا دیا پی ٹی وی. ان کو اپنے دوستوں کے علاوہ کوئی آدمی نہیں مل رہا. نواز شریف کو یہی الزام دیتے تھے وہ کہ ہر جگہ دوست. نعیم بخاری کی آپ کریڈیبلٹی کے اوپر شک کر رہے ہیں؟ ان کی کیا، ان کا انٹلیکٹ کیا، وہ مینجمنٹ پروفیشنل نہیں ہے. اچھا، لیکن ان کا ایکسپیرینس تو رہا ہے اس کے ساتھ، لا کے ساتھ ایک پروگرام کا ہوسٹ کرنا، کبھی کبھی آ کے کوئی اینکر ہونا، وارداتی اینکر ہونا کہ کوئی ایک ایونٹ ہے اس میں آپ اینکرنگ کر رہے ہیں تو آپ کیا پورا ادارہ سنبھال سکتے ہیں 6000 لوگوں کا؟ آپ دوسری بات یہ وہ آتے ہی کہتے ہیں کہ یہ حکومت کا ادارہ یا حکومت کی نمائندگی ہوگی. اور یہ عمران خان صاحب خطوط لکھ رہے تھے کہ یہ پبلک کے پیسے سے چلتا ہے، مجھے کیوں نہیں سناتے پی ٹی وی پہ جب یہ اپوزیشن میں تھے. ٹھیک ہے، میں اس کا جواب دیتا ہوں. عبید صاحب کا جواب میں دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اپوزیشن کو کہا کہ جتنے جلسے کر سکتے کرے. آج تک کسی بھی جلسے میں رکاوٹ نہیں ڈالی ہے، سوائے جب اب کرونا بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اس کی دوسری لہر ہے اور پورے پاکستان میں بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے. اس جلسے سے حکومت نے منع کیا تھا کہ ابھی آپ جلسے نہ کریں، کرونا بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. پشاور گجرانوالہ پہلے کوئی بیریئرز لگایا آپ لوگوں نے؟ نہیں، کہیں پر بھی نہیں، کوئی نہیں. اس سے پہلے اگر ایسا کہیں ہے تو عبید صاحب ثابت کریں. اس مرتبہ جلسے سے نہیں روکا، پہلے بتایا نہیں، ہاں جلسے سے نہیں روکا. ابھی بھی جلسے اگر حکومت چاہے عبید صاحب ایک منٹ مجھے بات کرنے دیں. میں آپ کو پنجاب کے کریک ڈاؤنز کی لسٹ دے دوں. اگر میں ایک بات میں آپ سے اس سے پہلے ایک بات میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ اگر حکومت چاہے تو جلسہ تو کیا 10 لوگ بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے کہیں پر بھی پورے پاکستان میں. اگر حکومت چاہے، ہم نے اگر حکومت چاہے کہیں پر 10 لوگ اکٹھے نہیں کر سکتے، 10 لوگ اکٹھے نہیں کر سکتے. ایک اور بات پی ٹی وی اور نعیم بخاری صاحب کے حوالے سے میں بتا دوں کہ نعیم بخاری صاحب کو جب پی ٹی وی کا چیئرمین لگایا گیا تو نعیم بخاری صاحب کی پہلی سٹیٹمنٹ یہ تھی کہ نہ میں بنگلہ لوں گا، نہ میں گاڑی لوں گا، نہ میں سیلری لوں گا. پی ٹی وی کو میں وہ مقام دلاؤں گا جو اس کا حق بنتا ہے، جو پچھلی حکومتیں نہیں دلا سکی. تو ہم نے ان لوگوں کو نہیں لگایا جنہوں نے اپنے آپ کو پالنا ہے، اپنے بچوں کو پالنا ہے اور سرکاری پیسوں کا استعمال کرنا ہے. نعیم بخاری کا واضح سٹیٹمنٹ آیا کہ میں 1 روپے نہیں لوں گا، ایک فیسلٹیز کو یوز نہیں کروں گا پی ٹی وی. مرزا اختیار بیگ صاحب، میں نے سوال کیا تھا کہ پی ڈی ایم کا کوئی مزید اور پلان ہے ریلیز کا، یا آپ لوگ ڈائیلاگ کی طرف آئیں گے؟ ہم پیپلز پارٹی تو شروع سے ہی ڈائیلاگ کے حامی ہے، لیکن حکومت نے دروازے بند کیے ہوئے ہیں، اس لیے ایجوٹیشن کے علاوہ کوئی رائے نہیں، دوسرا آپشن نہیں تھا، چارہ نہیں تھا. اور یہ پریشر بلڈ اپ ٹیکٹک تھی جو اپوزیشن نے کر کے دکھائی اور کامیابی سے کر کے دکھائی اور حکومت پہ دباؤ بڑھا. اب ہم نے لاہور کے لیے 13 تاریخ کو شاید جو ہے وہ گرینڈ فنالے کا وہ کہا ہے کہ ہم وہاں پہ جو ہے انشاءاللہ لاہور جائیں گے اور وہاں جمع ہوں گے. اب یہ حکومت پر ہے کہ اتنی چیزیں دیکھنے کے بعد اگر یہ دروازے اپنا کھولتی ہے اور مذاکرات کا ایک سلسلہ شروع کرتی ہے تو اس میں کسی کا نقصان نہیں ہے. اور نہیں تو اس طرح سے ٹینشن بلڈ اپ ہوتی جا رہی ہے. مذاکرات کس چیز پہ ہونے چاہیے وہ ذرا بتا دیں نا، مذاکرات ہونے کس چیز پہ چاہیے؟ این آر او پہ؟ دیکھیں ہم نے نہیں یہ لفظ آپ اتنا مس یوز کرتے ہیں. مرزا صاحب آپ بتا دیں نا مذاکرات کس چیز پہ ہونے چاہیے، وجہ اور جگہ بتا دیں. سنیں نا آپ، مجھے سننے دیں آپ. ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ اگر اکاؤنٹیبلٹی کر رہے ہیں تو اکراس دی بورڈ ہو. اکراس دی بورڈ میں اپنے بچوں کو جو پروں کے نیچے چھپایا ہے اس کو بھی نکالیں اور ہمارے چوزوں کو بھی آپ لٹکائیں، کوئی بات نہیں ہے. لیکن صرف اگر ہمارے ایف آئی آر اور چارجز فریم ہوں گے اور بند ہوں گے اور ضمانتیں نہیں ہونے دیں گے تو یہ ایک جمہوری مرزا صاحب جنیب کے علاوہ کوئی اور بات کرے جس پہ مذاکرات ہیں. میں اپنے موضوع پر آؤں گی. اس پر اختیار بیگ صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کیا صرف ڈائیلاگ میں انٹرسٹڈ ہے یا جو تمام تر جماعتیں ہیں پی ڈی ایم کی وہ ڈائیلاگ کی طرف آئیں گی؟ دیکھیں الٹیمیٹ
डायलॉग की तरफ आना होगा। अगर आप हल निकालना चाहते हैं इश्यूज का, अगर आप उन तमाम चीजों के ऊपर बात करना चाहते हैं तो टेबल पे बैठना होगा। लेकिन हुकूमत की मुझे कोई ऐसी इंदिरा नहीं नजर आती कि वो डायलॉग की हामी है या डायलॉग की तरफ आ सकते हैं। लिहाजा अपोजिशन ने ये महाज बना के पूरे मुल्क में एजिटेशन शुरू किया है और 13 दिसंबर को जो लाहौर में एक बड़ा इज्तिमा करने जा रहे हैं वो मैं समझता हूँ कि टर्निंग पॉइंट होगा। इख्तियार बेग साहब, बीच में खबरें आ रही थी कि पीडीएम हो सकता है अपने जलसे जुलूस मंसूख कर दे और खत्म कर दे, मजीद प्रोलॉन्ग ना हो ये तमाम तर रैलीज। क्या उस वक्त हुकूमत की तरफ से कोई आपको ग्रीन सिग्नल्स मिले थे, कोई डायलॉग की बात करने की उन्होंने आपको कोई कुछ ऐसा शो किया था कि शायद डायलॉग होने जा रहा है? इमरान साहब को सब जानते हैं, वो जिद्दी आदमी है और अभी तक उन्होंने वो ईगो का मसला बनाया हुआ है इसको। कोई ऐसा इतला, कोई ऐसा मैसेज, कोई ऐसा सिग्नल नहीं है जिसमें बातचीत करने के ऊपर कोई इशारा भी मिलता हो। नहीं, लेकिन ऑपोजिशन तो दरवाजे बंद हैं बिल्कुल। एक बार ऑपोजिशन ने इशारा दिया था कि हम खत्म कर देंगे, मजीद जलसे नहीं करेंगे, लेकिन फिर ऑल ऑफ अ सडन हमने देखा कि एक पूरा नया प्लान आ गया। मैं एक बात इसमें मैं आऊंगी आपकी जानिब। जी 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 इख्तियार बेग साहब। जी देखिए, प्लान इसलिए आ रहा है जब जलसे और एजिटेशन और तहरीक शुरू होती है तो उसका मेन मकसद जो होता है प्रेशर बिल्डअप करना होता है, शो ऑफ स्ट्रेंथ होता है, अवाम को अपने के साथ जोड़ना होता है और ये बताना होता है कि इस मुल्क में इतनी बड़ी तादाद लोगों की जो है वो हमारे साथ है, हमारे मौकिफ से वो इत्तेफाक करती है और यही हो रहा है, ये सब हो रहा है। ये तमाम मकासद जो मैंने बताए ये हो रहे हैं और हासिल हो गए। इख्तियार बेग साहब, दो सवालात जो बहुत अहम है इस वक्त जन्म ले रहे हैं और तमाम तरह अपोजिशन जमातों के लिए यही सवालात आ रहे हैं कि ये क्यों डबल स्टैंडर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। पहले जो फर्स्ट वेव आई थी कोविड की, उस वक्त आप लोग प्रेशराइज कर रहे थे कि कंप्लीट लॉकडाउन हो, इवन पार्शियल लॉकडाउन इज नॉट एक्सेप्टेबल। अब जब पार्शियल लॉकडाउन आ गया तो आप लोग कहते हैं कि किस बात का पार्शियल लॉकडाउन हो रहा है एक तरफ और दूसरी तरफ जो है हम जलसे जुलूस ना करें। ये इस हुकूमत से बेहतर है कि हम ये जलसे करें, यानी ये बताना चाह रहे हैं आप लोग कि हुकूमत रहेगी तो फिर लोग भी मरेंगे। देखिए, पहली चीज तो ये है कि ये जलसे अपने इनके जलसों में जो सियालकोट में हो रहे हैं और जो इमरान साहब के हुए और दूसरे फयाज चौहान, इन सब पे तो कोई पाबंदी नहीं आप कह रहे हैं। और एक कंबाइंड पोजीशन के जो जलसे हैं जो वेल इन प्लान पहले से अनाउंस है उस पे आप पाबंदी लगा रहे हैं। इसके ऊपर ना वर्कर ज़हनी तौर पे तैयार होता मानने के लिए और ना पार्टी के जो लीडर जो होते हैं वो तैयार होते हैं। आपने एक भरपूर तरीके से अक्रॉस द बोर्ड अगर कोई चीज सबके लिए है तो उसमें लॉजिक और सेंस बनती है। मिर्जा साहब, कोविड की सिचुएशन के अंदर कम से कम हम ये देखें कि इस वक्त जो कोरोना जिस हाल पे जा रहा है, जिस तरह लोग बीमार होंगे, आगे जो प्रॉब्लम्स आएंगी, हम इसको पोस्टपोन नहीं कर सकते कि चलें जी यही तहरीक 1 माह बाद 2 माह बाद जरा हालात बेहतर हो जाएं फिर इसको कंटिन्यू कर लें, क्या ख्याल है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये अक्रॉस द बोर्ड हो। आप अपने जो जलसे हैं पीटीआई के वो भी एक मिनट मिर्जा साहब, मैं आपको बता दूं कि पीटीआई के ने कोई जलसे नहीं किए। 300 आदमियों के हमने एसओपीज के मुताबिक वो प्रोग्राम किए। आप लोग डबल स्टैंडर्ड अपनाते हैं। आप बिलावल हाउस में जब कोई प्रोग्राम करते हैं तो उनसे कहते हैं कि जी सर्टिफिकेट लिया है कोरोना का, पॉजिटिव नेगेटिव का। हम तो और मुल्तान में आप लोगों को कह रहे हैं कि आप निकले घरों से। कल मुल्तान में जब लोग मरेंगे तो उसकी जवाबदारी किस पे होगी, वो कौन जिम्मेदारी लेगा? जो बिलावल साहब की ट्वीट आज भी हम सोशल डिस्टेंसिंग और एसओपी की यार वो टीवी पे आ रहे हैं। देखिए, आप ये तो बोलने दें या फिर आप बात कर लें। ठीक है बेग साहब, सोशल डिस्टेंसिंग की आपने बात की, लेकिन क्या जेन्युइनली ये पॉसिबल है सोशल डिस्टेंसिंग जो जलसे? नहीं जी, जलसों में नहीं होता, बाद में कैरिड अवे हो जाते हैं जो मासेज हैं उनमें फिर आप वो तमाम एसओपीज को मेंटेन नहीं कर सकते। बेहतर तो यही है कि आने वाले वक्त में जलसों को फिलहाल मुलतवी किया जाए इन द लार्जर नेशनल इंटरेस्ट, क्योंकि ये कोविड जो है ये दूसरी लहर जो उसकी आई है ये आस्ते आस्ते अपने दांत दिखा रही है और ये दांत पहले से ज्यादा खतरनाक है। तो हम चाहते हैं कि हम सब मिलके इस
کا مقابلہ کریں, نہیں تو ہماری پہلی جو اچیومنٹ تھی وہ بھی میں فیصلہ ہو, اپوزیشن اور حکومت ساتھ بیٹھے اور اس کا کوئی بالکل, اور یہ چیز بیٹھ کے ہوگی, یہ چیز نعرے بازیوں سے نہیں ہوگی, ایگو کو دبانے سے نہیں ہوگی, یہ چیزیں ہوگی ٹیبل پر بیٹھ کے. میں اس پہ جواب دیتا ہوں, میں اس پہ جواب دیتا ہوں. چاہیے پھر آپ لوگ ریڈی ہوں گے. جی میں اس پہ جواب دیتا ہوں مرزا صاحب کی بات پہ کہ مرزا صاحب اچھی بات ہے اگر آپ جلسے پسپون کرتے ہیں. اس سے پہلے جو پہلے کورونا کی لہر آئی تھی وہ بہت متاثر کن تھی, اس سے پوری دنیا متاثر ہوئی, لیکن اس کے لیے جب ہم نے ایک پاکستانی ایک قوم بن کر اس کا مقابلہ کیا تو اس نے پاکستان کے رزلٹ بہت اچھے تھے, اور آج دنیا نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ پاکستان کے رزلٹ بہتر تھے, اور دنیا نے مانا ہے کہ پاکستان کی پالیسی کو آگے بڑھایا جائے. تو اب بھی ہم وہی کر سکتے ہیں کہ ایک پاکستانی اور سب کے پاس آنا ہوگا. عبید, ذاتیات کا جو معاملہ ہے یا پھر پرسنل انٹرسٹ کا معاملہ, تو ہم نے اب تک پی ڈی ایم میں صرف وہی دیکھا, یا پرسنل انٹرسٹ دیکھا, یا پھر ہم نے جو اداروں کی جو ریٹ ہے اس کی چیلنج کرنے کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ سنے. کیا مزید پی ڈی ایم میں اور بہتری آپ کو متوقع ہے کہ شاید کوئی بہتر بات ہو پی ڈی ایم کی؟ نہیں, یہ تو کوئی سینسیبل بات نہیں کر سکتے, پی ڈی ایم کی لیڈرشپ تو نہیں کر سکتی. ان کا تو نظر اقتدار پہ, ڈیل پہ, ان کو اپنے لوٹا ہوا مال بچانا ہے. پھر ڈائلاگ کیسے ہوگا؟ کوئی ڈائلاگ وائلاگ نہیں ہوگا, یہ ہیجان کھڑا رکھیں گے, یہ تو ہے. لیکن حکومت دیکھیں حکومت جو ہوتی ہے نا, حکومت ہوتی ہے ہمیشہ اپر ہینڈ میں. حکومت کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ ذرا اچھا برتاؤ کرے, ان کو ڈنڈا نہیں مارے, بلکہ ان کو انگیج کرے, ان کے ساتھ ان کو کہیں ڈسمینٹل کرے پریشرز کو, اور ان کو ہینڈل کرے. تو جیسے اختیار بیگ صاحب نے کہا, یہ بات بڑی مناسب ہے کہ اگر حکومت بھی کہہ دے, ایک عمران خان صاحب کو کیا اس میں عزت کا مسئلہ تو نہیں ہے, کہہ دیں کہ کل سے تمام حکومتی تقریبات جو ہیں اپریل تک کے لیے ختم کی جا رہی ہیں, ہم اپنا کوئی جلسہ نہیں کریں گے. نہیں کر رہے نا, آپ کے کہنے سے نہیں ہوتا. ہمارے کراچی میں جلسے تھے, پشاور میں خان صاحب کا سواپی کا جلسہ تھا, کینسل کر دیا تھا. اپریل تک اب حکومتی جلسہ کوئی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اس میں ایڈ کیجئے. میں یہ اس میں ایڈ کروں گا, بالکل بات مناسب ہے. گورنمنٹ اپنے خود اناؤنس کرے, آج کے بعد تمام تقریبات منسوخ, اور جو بھی ایس او پیز ہے اس پہ سب سے پہلے وہ خود امپلیمنٹ کرے, اس کے بعد دوسروں پہ بھی امپلیمنٹ کروائے. اگر کہیں سختی پھر اگر کرنی پڑ جائے نا, کہ اگر ایس او پیز پہ نہ کیے تو ٹھیک ہے, ہم بزنس مین ہیں, ہمارے لیے ایف آئی آر کٹ جاتی ہے. لیکن بزنس اسی پوائنٹ کے اوپر ہوں گے, لیکن اپوزیشن جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ اگر پارشل لاک ڈاؤن ہوگا تو ہمیں ان ایکسیپٹیبل ہے کہ ہم پھر بھی کرتے ہیں, ہم سب بند کر دیں, پھر کرفیو لگا دیں پھر ملک کو. نہیں, کیسے ممکن ہے, مجھے بتائیں, لوگ بھوکے مر جائیں گے. ہماری اگر شاپ اگر فرض کیجئے آدھا گھنٹہ آگے پیچھے ہو جائے, 10 منٹ ہو جائے, یہ 2 لوگ تو ایف آئی آر کٹ جاتی ہے. بزنس کمیونٹی رو رہی ہے, کیا کریں, کا وقت ہے, رو کے تو ہم نے بڑی مشکل سے جو مانا ہے 8 بجے پر آئے, وہ ان کو بات میں سمجھ آئے. دیکھیں جی, واضح پیغام ہے پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کی طرف سے کہ کاروباری حلقے بند نہیں کیے جائیں گے کورونا میں, کوئی فیکٹری یا کوئی شاپ نہیں ہو. بات کریں گے تو ہم شاید بات کر لیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے بھائی نے کہا کہ حکومت خود کرے. ہمارا ثوابی کا جلسہ تھا, خان صاحب نے آنا تھا, وہ ہم نے کینسل کر دیے. کراچی میں ہمارے شیڈول جلسے تھے, وہ ہم نے کینسل کر دیے. میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں, عمران خان صاحب اداروں کی سیاست میں مداخلت کرنے اور اثر رسوخ کے خلاف تھے. پولیس کو بھی اس طرح استعمال نہیں کرنا چاہیے, جہاں بھی ضرورت ہو اپوزیشن کے خلاف ڈنڈے دینے کے لیے اور گھر میں کودنے کے لیے اور مارنے کے لیے نہیں کرنا چاہیے. کوشش کرنی چاہیے کہ یہ افہام و تفہیم کی فضا برقرار رہے ملک میں, اور حکومت 2 قدم پہلے خود بڑھائے, بعد میں ایکسپیکٹ کرے کہ اپوزیشن کرے گی. نہیں, لیکن اپوزیشن تو کہہ رہی ہے نا کہ خان صاحب بات کریں گے تو ہم کریں گے, وہ باقی کسی لیڈرشپ سے بھی بات نہیں کرنا چاہتے, تو یعنی خان صاحب کو ہی آپ کہہ رہے ہیں انیشیٹ کرنا تو اگر تھوڑا بات کر لیں گے تو اس میں برا تو نہیں, کوئی ناچ تو نہیں کرتی ان کی کوئی. اچھا چلیں ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. عبید شاہ صاحب, آپ نے پروگرام میں انالیسس دیا. بہت بہت شکریہ گور خٹک صاحب, آپ نے پاکستان تحریک انصاف سے پروگرام جوائن کیا. اور بہت بہت شکریہ آپ کا عارف جیوا صاحب, آپ صنعت کار ہیں, تجزیہ کار بھی ہیں, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور بہت بہت شکریہ مرزا اختیار بیگ صاحب نے ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی سے جوائن کیا. آپ تمام تر مہمانوں کا شکریہ. کنکلیوڈ میں اس کو اس طرح کروں گی کہ امید کرتے ہیں اپوزیشن جماعتیں اور حکومت دونوں مل بیٹھ کر ڈائلاگ کی طرف آئیں گی, اور ڈائلاگ بہت ضروری ہے. اس وقت عوام جو ہے اکانومک پرسپیکٹو سے بھی کرنچ نہیں ہو سکتی, نہ ملک تباہ ہو سکتا ہے, نہ ہی لوگوں کو ہم مرنے کے لیے چھوڑ سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی, اللہ حافظ, گاڈ بلیس یو آل.